हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। रिसेंटली अभी यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट आया फाइनल, और उस रिजल्ट में हमें बहुत सारे ऐसे यंग जो ऑफिसर्स हैं, या फिर मैं कहूँगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बहुत यंग हैं, उन लोगों ने इस होली लिस्ट के अंदर अपना जो नाम है वो नाम यहाँ पर सिक्योर किया, उस नाम को इंश्योर किया। लेकिन आपको पता है इस चीज को लेके गवर्नमेंट का हमेशा से यही स्टैंड रहा है। सरकार का या फिर सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली अलग अलग कमेटियां हैं, इवन सरकार का आज भी जो स्टैंड है वो ये रहता है, सरकार के अंदर जो लोग हैं वो ये रहता है कि हम ज्यादातर जो यंग लोग हैं उन यंग लोगों को प्रायोरिटाइज करें सर्विस के लिए। अब इससे रिलेटेड ये पूरी बात मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इससे रिलेटेड एक जो कुछ डेटा है, वो डेटा या फिर कुछ जो रीजंस हैं, कुछ जो उनके आर्ग्यूमेंट हैं, वो सरकार की तरफ से मैं कहूंगा एक सरकारी एक ऑफिसर रहे हैं पहले से, काफी ज्यादा न्यूज में भी समटाइम्स वो हमें देखने को मिलते हैं। एक रिटायर्ड आईएएस है, उनके द्वारा द प्रिंट के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया और उसमें कुछ उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए कि जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें क्यों यूपीएससी के अंदर जो एग्जाम देने की एज है उस एज की लिमिट को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ आर्ग्यूमेंट दिए, कुछ ऐसे 5 आर्ग्यूमेंट दिए। तो उन आर्ग्यूमेंट को देखने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में उनके आर्ग्यूमेंट कितने हद तक वो सही हैं। उसके कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो बातें वो बोल रहे हैं ऐसा पूरी तरह से सच तो नहीं है। उन सब चीजों को हम समझेंगे। बाय द वे आप लोग अपना ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर दर्ज करा सकते हैं। तो ये दरअसल 3 तारीख की बात है, 3 मार्च को द प्रिंट के अंदर ये आर्टिकल यहां पर पब्लिश होता है। 5 रीजंस टू लोअर एलिजिबिलिटी एज फॉर टेकिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी नीड्स यंग पीपल। डेफिनेटली अगर इस बार के रिजल्ट में भी आप देखोगे, हर बार के रिजल्ट में आप देखोगे तो जो बहुत सारे ऐसे यंग लोग होते हैं जो कि इसमें बाजी मारते हैं। लेकिन यार सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं 2 साल 3 4 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो बाकी पहले अपनी चीजों को परस्यू कर रहे थे और अब यूपीएससी में आ गए, उसके बाद में वो चीजों को प्रिपेयर करें। तो कुछ इन आधारों पर ये जो राइटर है, मैं थोड़ा सा राइटर के बारे में आपको बता देता हूं। इस आर्टिकल के राइटर हैं संजीव चोपड़ा जी। संजीव चोपड़ा जी के बारे में बात करूं तो मैं आपको वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि पूर्व में आईएएस ऑफिसर वो रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो लबासना के जो हम देखेंगे हमें जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर भी हमें फॉर्मर देखने को मिलते हैं। तो उनके द्वारा इस पूरे आर्टिकल को लिखा गया है और वो ये रीजन देते हैं, सरकार की बातें भी बताते हैं और यहां पर सरकार ने जो अलग अलग समय पर कोशिशें करी हैं उनको भी बताते हैं कि किस तरह से सरकार ने एज को कम करने की कोशिश करी है, लेकिन उस एज को सरकार कम क्यों नहीं कर पा रही है। हम उसके कुछ काउंटर आर्गुमेंट भी देखेंगे। आप लोग भी अपने जो ओपिनियन है वो दर्ज करा सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखना सो दैट पूरा का पूरा सिनेरियो आपके समझ में आए, तभी आप एक ओपिनियन है वो बिल्ड कर पाए। ये द प्रिंट का जो आर्टिकल उन्होंने लिखा, इस आर्टिकल की शुरुआत करी उन्होंने इस न्यूज से, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सब लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली केरला का नाम बदल के केरलम यहां पर कर दिया गया। अब जैसे ही सरकार ने इन सभी चीजों को, प्रस्तावों को यहां पर सामने लाए, उसके बाद में शशि थरूर जी के हवाले से ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं कि उन्होंने इस चीज के ऊपर कमेंट्स किए, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। केरल का नाम केरलम बदला गया। अब केरल एक ऐसा राज्य जिसे आप सब लोग जानते हैं जो कि साक्षरता के मामले में, काफी डेवलपमेंट के मामले में जो भारत के पूरे अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो जो केरल का नाम केरलम बदला गया, शशि थरूर जी ने उसके ऊपर कमेंट किया, उसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ऐसी बातें यहां पर बोलने की कोशिश करी। राइटर यहां पर यह कहते हैं कि यह न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी जब यह नाम कन्वर्ट करा गया, सरकार की आलोचना करी गई, केरल का नाम केरलम कन्वर्ट कर दिया। और केरल केवल इस वजह के लिए जो है न्यूज में नहीं था, केरल एक और चीज के लिए इसी समय पर न्यूज में था, लेकिन वो चीज किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं बन पाई, ना ही उसे किसी ने भी क्रिटिसाइज किया। ऐसे जो हम द प्रिंट के जो राइटर हैं, जो कि एक्स या फॉर्मर जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली केरल ने अपने यहां पर जो सिविल सर्विसेज हैं, उन सिविल सर्विसेज की जो एज है उस एज में बढ़ोतरी कर दी। आप देखेंगे केरल कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पीएससी परीक्षा की पात्रता आयु बढ़ा के 40 साल यहां पर कर दी है। तो केरल इसी समय पर इस वजह से भी न्यूज में था कुछ दिन पहले। तो राइटर ये कह रहे हैं कि नाम कन्वर्ट करने के ऊपर तो न्यूज़पेपर में फ्रंट में ये सभी चीजों ने, फ्रंट लाइन में सभी ने कवर किया, लेकिन 40 साल उम्र कर दी है, वो भी जनरल वालों के लिए। और जिन लोगों को रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशंस मिले हुए हैं उन लोगों की 5 साल और ऊपर आप मान लीजिए। अब राइटर का यहां पर यह कहना है जो पीसीएस एग्जामिनेशंस हैं उनके बारे में, कि मान लो ये 40 या फिर जो लोग रिजर्वेशन के होंगे वो 45 साल की उम्र तक, अगर मान लो ऐसे बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं,
तो वैसी कंडीशन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जब भी वो सेवा ज्वाइन करेंगे वो रिटायरमेंट के काफी ज्यादा नजदीक होंगे। तो राइटर का आर्गुमेंट हमेशा से यहाँ पर जो एज को लेके है, या फिर सरकार का आर्गुमेंट भी यहाँ पर यही रहता है, अलग अलग कमिटीज ने भी यही बात बोली है कि जो सरकार के टॉप नॉच लेवल के, जो एपेक्स लेवल की जो हमारी पोस्टिंग्स होती हैं, उनको ये लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि केवल कुछ ही साल इनको परस्यू कर पाएंगे अपनी सर्विसेज को, उसके बाद में इनका रिटायरमेंट का समय आ लेगा। तो इस वजह से वो इस उम्र बढ़ाने की जो चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और केवल यहां पर ऐसा केरला नहीं है, उन्होंने बाकी सारे जो राज्य हैं जिनमें 40, 42, 45 साल की जो एग्जामिनेशंस हैं, जो पीसीएस के एग्जाम हैं, उनमें जो एज लिमिट है उसको भी उन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं जो क्रिटिसाइज है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी है। अब द प्रिंट में जो हमारे फॉर्मर आईएएस साहब है, उन्होंने इसी चीज को बोला कि जो देखो भैया कि जो केरल था ऐसे न्यूज में था, लेकिन जब ये एज लिमिट बढ़ा दी तो इस चीज को हेडलाइन में कहीं भी जगह यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि अब जो केरल है वो भी पंजाब रहा, हरियाणा रहा, राजस्थान रहा, यूपी उत्तराखंड रहा, इनकी उस कैटेगरी में शामिल हो गया जिसमें 40-45 साल तक के लोग सिविल सर्विस के अंदर यहां पर एंट्री कर सकते थे। ऐसी चीज यहां पर बोली, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर यह बोला गया। हालांकि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जो स्टेट सर्विसेज होती हैं वो यूपीएससी सीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए एक तरीके का बैकअप प्लान होते हैं। यानी कि जिन लोगों का यूपीएससी में नहीं हो पाता उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टेट पीसीएस के अंदर, तो लोग इनका इस्तेमाल भी यहां पर करते हैं। अब जो ये एज लिमिट है, अब बेसिकली हुआ क्या है, इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो राइटर है, उन राइटर ने 5 आर्गुमेंट ऐसे दिए हैं कि सरकार को इस एज लिमिट को क्यों कम करना चाहिए। वो 5 आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ को हम काउंटर आर्ग्यू है वो भी हम यहां पर देने की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो एज लिमिट की कहानी पूरी चल रही है यूपीएससी के अंदर, ये कहां से शुरुआत होती है, राइट। और जब अलग अलग कमेटी, अलग अलग कमीशंस ने इसकी सिफारिशें दी तो क्यों आज तक सरकारें इस चीज को लागू नहीं कर पाई, उन चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे। 1955 में पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस जो क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट जो कमेटी है, ये कमेटी आती है। इसने आईएएस और आईएफएस के लिए और जो सभी केंद्रीय सेवाएं हैं उनके लिए जो एज की बात करी थी 21 से 23 वर्ष की आयु सीमा, और आईपीएस और वन सेवा के लिए 20 वर्ष की एज होनी चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन सबसे पहले यहां पर दी गई थी। उसके बाद कोठारी कमेटी आती है 1976 में, देन सतीश चंद्र कमेटी आती है 1989 में। उन्होंने मैक्सिमम एज 26 ईयर करने का समर्थन है वो यहां पर किया था। 26, कई बार जो बासवान कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, उनके द्वारा भी 26 जो ईयर है वो बोला गया था। लेकिन मंडल आयोग के बाद जब पॉलिटिक्स बदलती हैं तो पहले 28 वर्ष और फिर 30 वर्ष तक सरकार के द्वारा इन सभी चीजों को बढ़ा दिया गया, यानी कि जो एज है उस एज लिमिट को यहां पर बढ़ा दिया गया। 2000 के दशक की शुरुआत में योगेंद्र अलग जो समिति है और पीसी होटा कमेटी है, उन्होंने 26 और 24 साल तक घटाने का ये जो एज लिमिट है इनको रिकमेंड किया गवर्नमेंट को। अब इतनी सारी जो सरकारें हैं, इतनी सारी जो कमिटीज हैं, आयोग हैं, वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो एज को कम क्यों नहीं किया गया। तो सेकंड एआरसी ने भी 2008 के अंदर मैक्सिमम जो एज है उसको 25 ईयर करने की सिफारिश करी, लेकिन जो यूपीए गवर्नमेंट ने उसने अल्टीमेटली ये फैसला लिया कि ये 32 साल जो एज है वो यहां पर होगी। और ये निर्णय अरुण निगवेकर जो समिति है उसकी सिफारिशों के कारण यहां पर लिया गया था। इसकी सच्चाई ये भी है, क्योंकि राइटर भी इस चीज से पूरी तरह से सहमत है, वो भी यही कहना चाहते हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि ये जो एज लिमिट की बात करी जाती है, अगर एज कम करी तो जो भी सरकार इस चीज को लागू करेगी, एक जो बड़ा वर्ग है, अपना जो बड़ा वोट बैंक है, उसमें विरोध की जो भावना है वो आ जाएगी। जो भी सरकार इस चीजों को, इन सभी सिफारिशों को लागू करने की यहां पर बात करेगी। समिति ने, मतलब जो समिति की और सिफारिशें ये भी थी कि जो ऑप्शनल है उसे आप ग्रेजुएशन लेवल का रखें और 25 साल तक की जो उम्र है वो यहां पर करें। लेकिन जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने दोनों चीजों को डिनाई यहां पर कर दिया और एज थी उसको यहां पर 32 साल जो है वो यहां पर रखा गया। और फिर यहां पर राइटर कहते हैं कि पूरा पॉलिटिकल मामला है, राजनीति को बचाने के चक्कर में इन सभी फैसलों को कभी लागू नहीं किया जा सका। यूपीए के बाद में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार से ऐसी उम्मीदें थी कि इन सभी सिफारिशों को लागू करा जाएगा। लेकिन अगेन यहां पर, क्योंकि जो ये सारी चीजें इसलिए बोली गई थी क्योंकि 2014 में मोदी जी के आने के बाद में 2015 में जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग चल रहे थे, उन सभी चीजों को बंद करके जो नीति आयोग के अलग अलग समय के लिए स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स आए थे, उनमें स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 2017 में जो आता है, इसमें सिविल सेवा के अंदर जो रिफॉर्म थे इनका भी उल्लेख था। तो ऐसी उम्मीद जती थी कि अब भैया जो एज लिमिट है उस एज लिमिट को यहां पर कम कर दिया जाएगा। और इसमें एक ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनकी आयु सीमा को धीरे धीरे करके हम 27 वर्ष तक यहां पर कम करके लाके खड़ा कर देंगे।
2018 में सरकार ने इस चीज को भी यहां पर खारिज कर दिया था। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, पॉलिटिकल मामला था कि अगर आप एज को कम करेंगे तो आपको एक बड़े जो वर्ग है, बड़े वर्ग की नाराजगी है वो आपको यहां पर झेलनी पड़ेगी ना। अब राइटर यहां पर कुछ तर्क देते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि हमें जो एज लिमिट है ऑफिसर्स बनने के लिए, उस एज लिमिट को कम कर देना चाहिए। मैं उनके आर्गुमेंट आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ जो काउंटर आर्गुमेंट्स है वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले वो कहते हैं कि पर्याप्त प्रतिभा पहले से उपलब्ध है, यानी कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो कि यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उन कैंडिडेट में से बहुत सारे कैंडिडेट पहले कोई ना कोई ऑलरेडी एग्जाम दे के आते हैं, चाहे वो एग्जाम नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो सीयूईटी का रहा हो, चाहे वो क्लेट का रहा हो। और इन सभी एग्जाम में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो वही रिजर्वेशन की व्यवस्था है, उम्र की सीमाओं में जो छूट मिलती है जो कि यूपीएससी सामान्यतः देता है। तो राइटर ये कहते हैं कि अगर इन लोगों को ऊपर एज का समय मिल गया है, अगर उनको अपनी प्रतिभा को परखने का ऊपर समय मौका मिल गया है, तो फिर यहां पर इतनी ज्यादा एज देने की या फिर ज्यादा जो एज है वो देने की जरूरत नहीं है। यानी कि पहले ही ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे प्रतिभाशाली जो युवक हैं वो देखने को मिलेंगे। अब मैं यहां पर इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, या फिर मेरा इसमें पीओवी ये है कि यार देखो, मैंने माना बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शन है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ना डॉक्टर बनना, वो पहले ही अपने करियर को निर्धारित कर लेते हैं, क्लियर कट रहते हैं, ना मुझे डॉक्टर बनना, ना मुझे इंजीनियर बनना, ना मुझे लॉ में जाना, मुझे करना है सिविल सेवा। तो ये आर्ग्यूमेंट तो ये कह रहा है कि जबरदस्ती थोड़ी है कि अगर किसी को यूपीएससी में आना है तो वो इन्हीं से होना चाहिए। भाई कोई शुरुआत में ये भी तो डिसाइड कर सकता है कि मुझे तो सिविल सर्विस में जाना है, मुझे इनमें जाना ही नहीं है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, मैं नहीं कह सकता कि ये उनका जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये एब्सोल्यूट होगा। मैंने माना कि बहुत सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं एग्जाम के अंदर, बट एक लार्ज नंबर ऐसा भी है जो कि इस बैकग्राउंड से नहीं होते, जो सीधे तरीके से फैसला करके आते हैं, आर्ट्स वगैरह लेते हैं और सीधे यूपीएससी की तैयारी में लगते हैं कि हमें सिविल सर्विस के अंदर जाना है। उनका क्या, आप समझ रहे हैं? तो आप ये नहीं कह सकते कि इन लोगों को पहले यहां पर मौका मिल रहा है, तो आप यहां पर अपना हिसाब किताब देख लो। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों का तर्क जो है ये यहां पर देखने को मिलता है। चलो, मैं उनके इस आर्ग्यूमेंट से भी बिलीव करता हूं कुछ हद तक, पूरी तरह से मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं। वो यहां पर कह रहे हैं कि जो एनटीए है, जो एग्जामिनेशन कराता है इन सभी एग्जाम के लिए, वो हर एक छोटे छोटे ज्यादातर जो शहर हैं उनके अंदर भी उसके एग्जाम सेंटर है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि नीट के लिए 500 से ज्यादा सेंटर, सीयूटी के लिए 350। यानी कि यहां पर ये देखेंगे जेई के अंदर जो टॉप 500 छात्र हैं उनमें से 40% छात्र छोटे शहरों से आते हैं। तो आप ये तर्क नहीं दे सकते कि भाई छोटे शहरों के लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, आई एग्री, मैं इस मामले में भी एग्री करता हूं, लेकिन पूरी तरह से यहां पर 100% आपका एब्सोल्युटली ये भी नहीं, क्योंकि अगले इस आर्गुमेंट में मैं आपको यहां पर चीजों को और ज्यादा एब्सोल्युटली यहां पर इसका काउंटर करने की कोशिश करूंगा। आप कह रहे हैं कोचिंग और डिजिटल पहुंच, कह रहे हैं कि साहब आज के जमाने में इंटरनेट सस्ता है, लोगों के पास इजीली स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, टैब हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट सस्ता है, यानी कि आप अपने घर पर बैठ के जो अपनी डिजिटल एजुकेशन है वो कर सकते हैं। तो आप ये आर्गुमेंट नहीं दें कि यार हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, उनको कम जो मौके मिलते हैं, बाकी लोगों को कम पढ़ने के। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट और डिजिटल क्रांति आने की वजह से सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, इसलिए अब सब लोगों की जो एज है वो कम कर देनी चाहिए। कोई ये आर्गुमेंट नहीं दे सकता कि यार गांव के और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को मौके नहीं मिले या फिर उनको अवसर नहीं मिले, उनकी तैयारी इतनी अच्छे से, पढ़ाई उनकी अच्छे से नहीं हुई थी, तो उनको ज्यादा समय मिलना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, जो राइटर साहब ने इन चीजों को यहाँ पे उठाया है, और वो प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि हाँ इंटरनेट है, हाँ डिजिटल क्रांति भी है, लेकिन सर एक बात ये बताइए, जो डिजिटल डिवाइड नाम का कॉन्सेप्ट है वो आज भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। शहरों के अंदर रहने वाले व्यक्ति के पास 2 फोन, 3 फोन, लैपटॉप भी होगा, मैक भी होगा, टैब भी होगा, लेकिन आज भी अगर आज रिमोट गांव के अंदर आप जाओगे, दूर दराज के गांव के अंदर आप जाएंगे, तो आज वहां पर इंटरनेट की बात छोड़िए, बिजली तक नहीं, बहुत सारे हिस्सों में इस देश के में बिजली के साथ साथ जो इंफ्रा है, इंटरनेट अब पूरे देश में नहीं है। इंटरनेट आज भी आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट रीजन में, चले जाइए किसी गांव के दूर एरिया में, ना बिजली है, ना इंफ्रा है, ना डिवाइसेस हैं, और साथ ही साथ उन सभी चीजों को वहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए फाइनेंशियली व्यक्ति के अंदर। तो गांव के अंदर हर कोई इतना फाइनेंशियली, हर कोई व्यक्ति इतना अवेलेबल नहीं है उसके पास में संसाधन कि वो आराम से इंटरनेट हो, डिजिटल इंफ्रा हो, उन सभी चीजों को उसके पास में देखा जा सके आपको। तो हम इस चीज को भी नहीं कह सकते
हाँ, हम हालांकि मान सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास में ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लर्नर्स हमारे साथ भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लाइक अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के मतलब जो भारत के अलग अलग हिस्से हैं उनसे पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे बच्चे गाँव के ऐसे भी हैं जिनको लाइब्रेरी जाके कनेक्ट करना पड़ता है। वो क्लास के अंदर बताते हैं कि सर लाइब्रेरी आए हुए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेट अच्छे से नहीं आता, हमारे यहाँ पर बिजली ऑल टाइम नहीं रहती। ये भी समस्या है। सर का चौथा आर्गुमेंट यहां पर यह है कि सेवा में संतुलित रिप्रेजेंटेशन। अगर आईएएस में 200 पद हैं तो रिजर्वेशन ऐसे होता है, एससी में 30, एसटी में 15, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनमें 54, ईडब्ल्यूएस में 20, पीडब्ल्यूबीडी 8 और अनरिजर्व 63। यानी कि अगर सभी वर्गों के जो योग्य युवा उम्मीदवार हैं वो अगर चयनित होंगे तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एज का अंतर कम होगा, जिससे बेहतर सामंजस्य वो बनेगा। इसको मैं लगभग चलो ठीक मैं यहां पर मान लेता हूं। अगला वो कहते हैं प्रशासन को युवा ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, मैंने माना कि समटाइम्स ये होता है कि भाई जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जो प्रशासन का काम है वो केवल एनर्जी का काम नहीं है, उसमें सर अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जुडिशरी का बारे में बात करेंगे तो अभी जुडिशियल एग्जामिनेशंस में एक प्रोविजन को लागू करा कि अगर आपको जुडिशरी का एग्जाम देना है, क्योंकि मान लो 21 साल का एक लड़का, यंग लड़का, वो जज बन गया, एग्जाम क्वालिफाई करके जज तो बन गया, लेकिन लीगली और टेक्निकली और जो एक्चुअल में काम होता है उसे उसका इतना अनुभव नहीं है। अब इसलिए उन्होंने एक चीज को यहां पर कंफर्म कर दिया कि भैया जाओ पहले 3 साल की प्रैक्टिस करके आओ, तब जाके आप जज बन पाएंगे। यानी कि उसको वास्तविक अनुभव होगा। तो जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनमें अनुभव एक बहुत बड़ा जो एक स्किल बनती है। अनुभव के आधार पर एक बड़े फैसले वो लिए जा सकते हैं। तो केवल एकमात्र ऊर्जा का होना तब जाके सेवा एफिशिएंट होगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो आर्गुमेंट है ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्विस ऐसी सर्विस है जिसमें टॉप के लेवल पर डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग है वो करी जा सकती है। बट हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन अगेन मैं पूरी तरह से इस बात को सही यहां पर नहीं मानूंगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे हम देखें कि सेना में जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनका पद महत्वपूर्ण होता है, तो सेना ने यह कोशिश करी है कि जो कमांडिंग ऑफिसर है वो 30 साल के शुरुआती वर्षों का व्यक्ति है, वही होना चाहिए। इसी तरह प्रशासन में जिला कलेक्टर की जो औसत उम्र है वो कम होनी चाहिए। उनके द्वारा आर्गुमेंट ये दिया क्योंकि अधिकारी हैं 7 से 9 वर्षों की सेवा के बाद इस पद तक पहुंचते हैं, इसलिए जो 20 के शुरुआती वर्षों में ये जो एज है, इस एज को यहां पर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो राइटर है यानी कि फॉर्मर आईएएस साहब हैं, उन्होंने हिस्टोरिकल तक के मतलब कुछ हिस्टोरिकल ऐसे आर्गुमेंट उन्होंने पेश करे हैं, बड़े सॉलिड आर्गुमेंट हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने तर्कों को यहां पर बताया है कि अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को हराया जब वो 30 साल के थे। अरे भैया, आप जितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को आप ले रहे हैं, अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, आप विवेकानंद के बारे में बात कर रहे हैं, आप आदि शंकराचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, आप नेपोलियन के बारे में बात कर रहे हैं, आपने जो रेयर चीजें हैं वो उठाई हैं। ये अपवाद हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, और जितने लोग इस एग्जामिनेशन को देते हैं उन सबको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मान सकते। आपने अपवादों को जनरलाइज करने की कोशिश करी है, जो कि शायद मुझे लगता है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सारे एस्पिरेंट, सारे लोग इनके जैसे होंगे, ये बिल्कुल पूरी तरह से कहीं भी मुझे तार्किक नहीं लगता है। राइट? तो जो उन्होंने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लिए हैं कि अलेक्जेंडर जैसे, विवेकानंद जैसे अभ्यर्थी होने चाहिए, भाई बहुत, क्योंकि जनरल स्टडीज का मामला है, तो अब बहुत सारे जो एक सामान्य लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। आप इनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हर एक एस्पिरेंट इनके जैसा होना चाहिए, है ना? तो ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि उन्होंने एक एक्सट्रीम जो एग्जांपल्स हैं वो यहां पर ले लिए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनुभव और विवेक नीति निर्माण के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मैदान पर कार्रवाई के लिए युवा, ऊर्जावान और जोखिम लेने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा पक्ष मेरे दोस्त ये भी हो सकता है कि भैया जो लोगों की एज थोड़ी ज्यादा है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने अलग अलग जगह देखी हैं, अलग अलग डिसीजंस लिए हैं, प्रशासन के अंदर चीजों को अलग अलग यहां पर उन्होंने मैनेज किया है, तो वो शायद अनुभव के आधार पर ज्यादा डिसीजन अच्छा ले पाए। तो दोनों आर्गुमेंट उसके अपने अपने यहां पर हो सकते हैं। आपके क्या आर्गुमेंट है आप मुझे यहां पर बता सकते हैं। बाय द वे, अगर आप यूपीएससी सीएससी के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आपको अलग अलग प्रिपरेशन कराते हैं। मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता देता हूं। हिंदी मीडियम में इस बार का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहा है, और कई सालों के बाद, लंबे इंतजार के बाद जो AIR 20 है, रवि राज जी को वो हिंदी मीडियम से यहां पर देखने को मिली है, जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने प्रिपरेशन करी हमारे प्लेटफॉर्म से। बाकी अनअकैडमी के सारे रिजल्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं। राइट? आप देखेंगे AIR 1 वो भी अनअकैडमी के साथ जुड़े रहे हैं, और वो भी अनअकैडमी के पेड जो कोर्सेज हैं उनके साथ में जुड़े रहे हैं।
अब इन सब चीज़ों को हम देखें कि हमारे जो टोटल सिलेक्शंस हैं उनमें से आप कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने टोटल हमारे इंटरव्यू के हैं, वो सारे ब्रेकआउट यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप सब लोगों के लिए इन चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए अनअकैडमी का एक बहुत शानदार प्रोग्राम है, वो होने वाला है। आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक सेशन ऑलरेडी शेड्यूल है 9 तारीख के लिए, वहाँ पर जाके नोटिफाई कर लेना। इन सभी टॉपर से आप लोग वहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 19,999 के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट SSYT लाइव, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट, जहां पर आप हिंदी और बाइलिंगुअल में आप मेरे साथ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और IR ये वाला पोर्शन आप मेरे साथ यहां पर कवर कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।